हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है फिजिक्स राइडर यूट्यूब चैनल पर। आज अपनी क्लास होने वाली है क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का पार्ट थर्ड। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। उससे रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, अच्छे अच्छे तरीके से कि जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके और आप अपने क्वेश्चन का आंसर है बेहतरीन तरीके से दे सके, इस टाइप से हमने पार्ट 1 और पार्ट सेकंड को कंप्लीट किया है विथ नोट्स। यानी ये जो वीडियो लेक्चर्स है वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आप एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करके अपने शानदार तरीके से नोट से बना सकते हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से रिलेटेड पार्ट थर्ड, जिसमें आज पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो सावर्ट नियम से। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, या आप इसको बोलते हो बायो सावर्ट नियम, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि बायो सावर्ट नियम लिखिए स्टेटमेंट के फॉर्म में, या इसको एक्सप्लेन करने के तरीके से कई बार सीधा सीधा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र या बायो सावर्ट नियम। सबसे पहले इसमें एक शब्द के बारे में डिस्कस करते हैं। यह धारा अवयव क्या होता है? सबसे पहली चीज, धारा अवयव। देखो, धारा अवयव क्या होता है? करंट एलिमेंट। ये आपको इस चैप्टर में जहां जहां बायो सावर्ट आप नियम अप्लाई करोगे वहां वहां आपको यह शब्द देखने को मिलेगा, धारा अवयव। देखो, धारा अवयव क्या होता है? मान लो मेरे पास ये एक वायर है जिसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखो, अगर इस एंड से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो प्रत्येक, चाहे मैं कहूं कि इस पोर्शन में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, यानी कितना ही छोटा पार्ट आप इसका कट कर लो, उसमें धारा जो प्रवाहित होगी वो कितनी होने वाली है? आई धारा ही प्रवाहित होने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, इस संपूर्ण तार, मान लो कि इसकी लंबाई कितनी XYZ कितनी भी है, लेकिन मैंने एक फिक्स लंबाई DL मान लो, एक DL आपको पता है, जब टोटल लंबाई का एक छोटा सा पोर्शन आप कट करते हो तो उसको आप किससे शो करते हो? DL, जो ये बताता है, जिसको आप बोलते हो अल्पांश। क्या बोलते हो? अल्पांश। तो मैंने इस पूरे तार, मान लो ये तार था XY, इसका एक छोटा सा अल्पांश कट कर लिया, कितनी लंबाई का? DL का। और इसके अंदर से भी धारा प्रवाहित कितनी होगी? I। तो ये जो धारा I है और ये जो अल्पांश की लंबाई है DL, इसको वेक्टर फॉर्म में लेते हो तो IDL वेक्टर जो बनता है इन दोनों के गुणनफल से, इसी को क्या बोलते हैं? धारा अवयव। यानी किसी अल्पांश की लंबाई सदिश और उसमें से प्रवाहित धारा का जो गुणनफल होता है उसे ही क्या बोलेंगे? धारा अवयव। और आपको पता है, अगर मैं कहूं ओनली I, तो I होती है वो कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। विद्युत धारा अदिश राशि होती है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं धारा अवयव की बात करूं, तो धारा अवयव कौन सा है भाई? धारा अवयव जो है, अवयव, धारा अवयव है वो होता है आपके पूरा IDL वेक्टर। तो ये जो पूरा है ये कैसी राशि होता है? सदिश राशि होता है। धारा अवयव को आप किस रूप में लेते हो? सदिश राशि के रूप में लेते हो। तो धारा अवयव, IDL वेक्टर को क्या बोलते हैं? धारा अवयव। अब समझते हैं बायो सावर्ट का नियम अच्छे से। तो विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र या बायो सावर्ट नियम। सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि बायो सावर्ट ने, बायो और सावर्ट ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिलकर ये नियम दिया था। तो बायो और सावर्ट ने जब ये नियम दिया तो ये किसी पूरी वायर के लिए नियम न देके उस वायर में से एक छोटी सी लेंथ का अल्पांश कट करके उससे रिलेटेड जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए यह नियम दिया था। यानी धारा अवयव के लिए देता। धारा अवयव क्या होता है? एक स्मॉल लंबाई, अल्पांश जिसको आप कहते हो, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके लिए यह नियम दिया था। फिर अगर आपको पूरी करंट
जो पूरी करंट कैरिंग वायर है, धारावाही चालक तार है, उससे निकालना है, तो लास्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पूरी वायर के लिए निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखो समझते हैं बायो सावर्ट ने जो अपना नियम दिया था धारा अवयव के लिए, ये क्या है। देखो आपको एक वायर नजर आ रही होगी एक्स वाई। एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई। वाई से एक्स की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। मैंने इसका एक स्मॉल लंबाई का अल्पांश कट किया भाई यहां से। ये एक डीएल लंबाई का हमने क्या कर लिया? एक अल्पांश कट कर लिया जिसकी लंबाई कितनी है? डीएल वेक्टर। इससे अगर इसका धारावयव बनाओगे तो आईडीएल वेक्टर बनेगा। इससे थीटा कोण पर एक बिंदु हमने लिया है P, जो इस डीएल अल्पांश से उससे कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है, और इस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। सेम ऐसे इधर भी कह सकता है कि इधर भी R डिस्टेंस पर कोई बिंदु है P डैश, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। तो देखो अगर इस धारा अवयव से इधर वाला पॉइंट भी है थीटा एंगल पर और आर दूरी पर है, इधर भी थीटा एंगल और आर दूरी पर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तो क्या होगा? सेम, लेकिन दिशा अलग अलग होगी। क्यों? देखो लगाओ नियम कौन सा? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये पीछे हमने पढ़ा है। देखो धारावाही चालक तार इस तरीके से है, आपने इसको इस तरीके से पकड़ा तो अंगूठा किसको बताता है? धारा की दिशा को। तो देखो इधर कागज तल के अंदर लंबवत अंदर की ओर है, जबकि इधर करोगे तो बाहर की ओर, और जब लंबवत अंदर की तरफ होता है तो इसको किससे दर्शाते हैं? क्रॉस से। तो इसका मतलब यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा कैसी है? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर। यानी अगर इस तरफ आप धारा प्रवाह y से x की ओर हो रहा है, इधर कोई पॉइंट P है, यानी इस तरफ कोई सा भी पॉइंट होगा तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। और क्यों होगी? क्योंकि हमने कौन सा लगाया? दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम। तो इस तरफ आपके पास धारा की दिशा आ गई ये। अब अगर मैं बात करूं कि दूसरी साइड में इस तरफ धारा की दिशा y से x की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो इसमें आप लगाओगे तो किस तरफ है? कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, और लंबवत बाहर की ओर है, इसलिए इसको किससे दर्शाया है भाई? डॉट से दर्शाया है। और वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, इसलिए उसको किससे दर्शाया है हमने? क्रॉस से दर्शाया है। तो पहली चीज तो ये आपको डायरेक्शन ध्यान में रखना है। अगर दूरी सेम है, एंगल थीटा है, तो परिमाण दोनों का सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगी? दिशा अलग अलग होगी। अब हम जो ये नियम पढ़ेंगे अभी केवल इस पॉइंट P के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी आप सब जगह अप्लाई कर सकते हो। तो देखो लिखते हैं बायो सावर्ट नियम। माना कि एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा वाई से एक्स की ओर प्रवाहित हो रही है। फिर अगला पॉइंट आगे देखो। अब क्या करते हैं? इस एक्स वाई तार में एक डीएल लंबाई का अल्पांश लेते हैं। इस एक्स वाई तार में एक डीएल वेक्टर लंबाई का अल्पांश लेते हैं जिससे थीटा कोण पर आर दूरी पर एक बिंदु P पर विचार करते हैं।
पी पर विचार करते हैं जहां बिंदु पी पर धारा अवयव आइडियल वेक्टर के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जिसको आप डिनोट करोगे डीबी वेक्टर से। भाई अगर आपने यहां पर अल्पांश लिया हुआ है तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र इस पर आएगा वो भी कैसा आएगा, अल्पांश रूप में आएगा। तो डीबी वेक्टर बायो-सावर्ट नियम से, बायो-सावर्ट नियम से, कई जगह देखो ये बायो-सावर्त लिखा हुआ होता है, कई जगह बायो-सावर्ट। तो देखो माना कि एक्स वाई एक तार है, चालक तार है, जिसमें वाई से एक्स की ओर आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस तार में से एक डीएल वेक्टर लंबाई का एक अल्पांश लेते हैं, जिससे थीटा कोण और आर दूरी पर एक बिंदु पी पर विचार करते हैं, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण, आइडियल वेक्टर के कारण, वो किससे दिया जाता है, बायो-सावर्ट नियम से। तो अब देखो बायो-सावर्ट नियम क्या कहता है भाई, ध्यान से एक एक पॉइंट आपको नोट करते जाना है। बायो-सावर्ट ने पहली बात बताई कि जो डीबी होता है, डीबी क्या है भाई, बिंदु P पर धारा अवयव आइडियल वेक्टर के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र कितना माना है हमने, डीबी वेक्टर। तो यहां पर पहले हम परिमाण की बात करेंगे, दिशा तो किसके आधार पर दे सकते हो आप, दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम के आधार पर। तो जो डीबी होता है वो चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। पहली बात जो बायो और सावर्ट ने बताई है भाई कि धारा अवयव के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी होगा वो किसके समानुपाती होगा, चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती, यानी डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पहली बात ये बताइए भाई बायो और सावर्ट। तो पहला स्टेटमेंट आपको बायो-सावर्ट के नियम से रिलेटेड ध्यान रखना है कि डीबी चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। दूसरा, डीबी अल्पांश की लंबाई डीएल के समानुपाती होता है। दूसरी बात जो बायो-सावर्ट ने बताई है वो क्या बताई है भाई कि अल्पांश की लंबाई के भी समानुपाती होता है, यानी आप ये कह सकते हो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दूं। क्लियर है। तीसरी बात इन्होंने और क्या बताई हुई कि जो dB है वो धारा I वे अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के मध्य कोण की ज्या के समानुपाती होता है, कोण की ज्या के समानुपाती होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि डीबी है वो धारा I वे अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के मध्य कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ये क्या बात है सर, देखो डायग्राम को ध्यान से देखो भाई, धारा ऐसे जा रही है, अगर मैं अल्पांश के लिए लूं तो धारा इधर है या नहीं है, ऊपर की तरफ आई, ये अल्पांश है, इसको P बिंदु से मिलाने वाली रेखा ये है या नहीं है, तो धारा I, और आपको पता है वैसे तो ये वायर वक्री है, लेकिन अगर स्मॉल पोर्शन की बात करो तो वायर लगभग सीधी होती है, तो धारा की दिशा वायर में इधर है और ये मिलाने वाली रेखा इधर है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, इसकी ज्या, और आप जानते हो ज्या आ जाता है तो ज्या का मतलब क्या होता है, साइन। तो डीबी इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी कोण की ज्या के समानुपाती होता है। यह तीसरा पॉइंट आपके सामने निकल के है। चौथी बात और क्या बताई भाई, अलग अलग स्टेटमेंट के फॉर्म में उन्होंने बातें बताई और उनको मिलाकर हम फॉर्मूला बनाएंगे। चौथी बात यह कहता है कि डीबी अल्पांश व बिंदु P कौन सा है जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, के मध्य दूरी जो हमने मान रखी है R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो भाई चौथी बात इन्होंने क्या बताई, चौथी बात इन्होंने यह बताई कि जो डीबी है वो अल्पांश व बिंदु P के मध्य की दूरी, देखो देखें अल्पांश बिंदु P इसके बीच की दूरी हमने कितनी मान रखी है R, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r²। ये किसने बात बताई भाई, बायो सावर्ट ने। तो बायो सावर्ट ने किसी धारा अवयव के कारण किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है उसको ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसको उन्होंने 4 स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा एंड dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब हम क्या करते हैं, इन चारों स्टेटमेंटों को एक साथ नोट करते हैं। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि समीकरण 1, 2, 3 व 4 से चारों समीकरणों को साथ लिखोगे तो देखो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी सारे के सारे किसके हैं भाई, dB के हैं। तो इनको सबको साथ रखोगे तो कैसे लिखोगे, IDL साइन थीटा, ये तो सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी चारों समीकरणों को साथ लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन r²। अब आपको पता है अपनी फिजिक्स में प्रोपोर्शनल का तो चिन्ह चाहिए नहीं होता है, इसको हटाते हैं तो यहां पर निर्वात या वायु की स्थिति में एक कांस्टेंट आता है μ0/4 IDL साइन थीटा अपॉन r²। ये आ गया भैया आपके पास एक फॉर्मूला निकल के बायो सावर्ट नियम से, और जहां μ0/4 एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है, लेकिन यह नियतांक कब है, जब धारा अवयव व बिंदु P के मध्य निर्वात या वायु हो, निर्वात या वायु हो। देखो सेम लॉजिक वही लगेंगे यहां पर भी, कूलाम के नियम से रिलेटेड जो चीजें आपने पढ़ी है, यानी ये कांस्टेंट हम तभी यूज कर पाएंगे जब जो ये आपका dl वेक्टर है और बिंदु P है, इनके बीच में अगर ये धारावयव है और यहां वाला जो माध्यम होगा वो अगर निर्वात या वायु होगा, तभी आप यहां पर जो कांस्टेंट आ रहा है वो क्या यूज करोगे, μ0/4 ही यूज करोगे। अब आप कहोगे सर अगर इसके अलावा ये माध्यम नहीं हो और कोई दूसरा माध्यम हो तब क्या स्थिति बनेगी, तो देखो तब क्या स्थिति बनने वाली है। तो इस स्थिति में यदि माध्यम हो, अगला पॉइंट यहीं पे नोट कर लेते हैं पहले ही, यदि धारा अवयव व बिंदु P के मध्य कोई माध्यम उपस्थित हो, कोई माध्यम उपस्थित हो,
तो बायो-सावर्ट नियम से, बायो-सावर्ट नियम से। तो देखो अगर कोई माध्यम स्थित हो तो बायो-सावर्ट नियम यह कहता है कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह ओनली म्यू अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी होगी कि जैसे हमने विद्युत के लिए क्या पढ़ा था, निर्वात या वायु के लिए क्या लिया था, एप्सिलॉन नॉट, फिर माध्यम की बात आई तो एप्सिलॉन, और दोनों का अनुपात जब निकाला था तो एक आपेक्षिक विद्युतशीलता आई थी जिसको हमने क्या नाम दिया था, एप्सिलॉन आर। वैसे ही यहां पर होता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होता है भाई आपके निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, क्या बोलते हैं इसको, चुंबकशीलता, या फिर इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है या पारगम्यता, और क्या वर्ड यूज होता है, पारगम्यता है। यानी म्यू नॉट को क्या नाम देते हो आप, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता या पारगम्यता। इसी तरीके से म्यू क्या हो जाएगा, माध्यम की चुंबकशीलता, क्या हो जाएगा, माध्यम की चुंबकशीलता। अब आपको पता है निर्वात या माध्यम के आगे ही तो सेम, जैसे आपने देखा होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन आर था या नहीं था, उसी तरीके से यहां पर म्यू अपॉन म्यू नॉट बराबर क्या होगा, म्यू आर। क्या होगा भाई, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर। तो इसको आप एज ए पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता भी नाम दे सकते हो। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या हो जाएगी, माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता व निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात, निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है, चुंबकशीलता कहलाता है। सेम उसी तरीके से है भाई ये सारा सिस्टम। यानी अगर आपको विद्युत वाला अच्छे से आता है ना तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये हो जाएगा म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट, या यहां से म्यू निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट और म्यू आर। ये रिलेशन भी आप लिख सकते हो। अब देखो दोनों ही चुंबकशीलता बटा चुंबकशीलता है, तो यह एक शुद्ध अनुपात है। क्या है, एक शुद्ध अनुपात है जो मात्रकहीन व विमाहीन है, मात्रकहीन व विमाहीन है। तो ये आपको यहां से कुछ जनरल पॉइंट्स ध्यान में रखना है चुंबकशीलता से रिलेटेड। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपनी बात हो गई थी निर्वात या वायु के लिए डी बी बराबर क्या आ गया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो अब बात करते हैं सबसे पहले, ये जो म्यू नॉट होता है जिसको आपने नाम दिया है निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, वायु की चुंबकशीलता, जिसको डिनोट किया है हमने म्यू नोट से। तो इसके मात्रक और विमा की बात करते हैं तो देखो डीबी बराबर क्या है भाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहां से मैं म्यू नोट निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर डी बी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आप लिखोगे
IDL साइन थीटा। भाई अगर म्यू नॉट की कहे आपसे निकालने की तो यही लिखोगे, लेकिन अगर हमें निकालना है मात्रक तो मुझे यह बताओ 4 पाई का कोई मात्रक होगा नहीं, साइन थीटा का कोई मात्रक होगा नहीं। अगर म्यू नॉट का एसआई मात्रक आप निकालना चाह रहे हो तो देखो भाई इसका एसआई मात्रक क्या बनने वाला है। तो एसआई मात्रक बनाते हैं, ये तो दो तो क्या हो गए मात्रकहीन। तो सबसे पहले डीबी का निकालते हैं। डीबी का आपको ने पीछे पढ़ा है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ये सब ने पीछे पढ़ा है भाई। चुंबकीय क्षेत्र का हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एसआई मात्रक टेस्ला, फिर और क्या हो सकता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, और क्या हो सकता है न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलम इंटू मीटर। आर स्क्वायर का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से आई का क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, और डीएल लेंथ है तो इसका क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। रखो सारों को, डीबी की जगह न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर मल्टीप्लाई बाई 4 पाई का होगा नहीं, आर स्क्वायर का आ जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे आई का आ गया एम्पियर और डीएल का आ गया मीटर। देखो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। तो ध्यान रहे भाई निर्वात या वायु की चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। इसके और से भी बहुत से मात्रक होते हैं, जैसे हम प्रेरण पढ़ेंगे तो वहां पर इसको और मात्रक यूज कर सकते हो, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ोगे तो वहां पर और मात्रक से यूज भी कर सकते हो। तो अभी हम केवल इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर पढ़ते जाएंगे। फिर बात आती है इसकी विमा की। तो देखो विमा क्या आ जाएगी भाई, न्यूटन बल की विमा क्या होती है m1 L1 T-2 अपॉन एम्पियर स्क्वायर यानी A2। तो इसकी डायमेंशन विमा जो बनने वाली है वो है m1 L1 T-2 A-2, इसकी विमा बन जाएगी भाई। क्लियर है यहां तक। मात्र क्या हो गया म्यू नॉट का n अपॉन ए स्क्वायर यानी न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। विमा क्या बन गई m1 L1 T-2 A-2। अब बात करते हैं इसके मान की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका मान। तो देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं कि इसका मान क्या होता है भाई। म्यू नॉट का एसआई पद्धति में मान, एसआई पद्धति में मान देखो एसआई पद्धति में म्यू नॉट बराबर होता है भाई आपके 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। म्यू नॉट बराबर कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर इसका मान होने वाला है। इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। भाई इसको इधर भेजो तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻7। 4 पाई मात्रक ही है तो मात्रक तो ये का यही आएगा। तो दूसरे तरीके से न्यूमेरिकलों में कई जगह आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकलों में आप लगाओगे बायो सावर्ट का नियम, और बायो सावर्ट नियम में आपको क्या चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चाहिए डायरेक्ट। तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर इसकी वैल्यू लिख सकते हो। तो ध्यान रहे निर्वात या वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। अब बात आती है म्यू नॉट का सीजीएस पद्धति में मान। कौन सी पद्धति में सीजीएस पद्धति में मान। वैसे कहीं यूज तो नहीं होता है लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे कि के उसमें पढ़ा था ना, के क्या था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका मान 9 इंटू 10⁹ था निर्वात या वायु वाली कंडीशन में, और सीजीएस पद्धति में उसका मान 1 था। वैसे ही म्यू नॉट का भी सीजीएस पद्धति में मान देखो कितना है। तो सबसे पहले एसआई में कितना आया है भाई
एसआई पद्धति में आपके पास जो मान आया है वो है म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है? इसको मुझे कन्वर्ट करना है सीजीएस पद्धति में। किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस पद्धति में। तो देखो सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है। न्यूटन किस में चेंज होगा? डाइन में। तो कितना हो जाएगा? 10⁵ डाइन। लिख देता हूं डायरेक्ट, डाइन अपॉन एम्पियर। एम्पियर किस में चेंज होगा भाई? तो एम्पियर आप कहोगे सर बायोट में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? बायोट में। और 1 एम्पियर बराबर होता है आपके 1/10 बायोट। कितना होता है? 1/10 बायोट होता है। अब देखो, यानी एम्पियर को इसमें चेंज करोगे तो आप क्या लिखोगे? 1/10 का स्क्वायर और यहां आ जाएगा बायोट का स्क्वायर। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। 4 पाई इंटू ऊपर बच गया 10⁻⁻2, ये स्क्वायर ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2, प्लस 2 से -2 कैंसिल, यानी कितना आ गया? 4 पाई। ओनली कितना आ गया भाई? 4 पाई। तो म्यू नॉट का सीजीएस पद्धति में जो मान होने वाला है वो कितना होने वाला है? म्यू नॉट बराबर 4 पाई मात्र क्या आ जाएगा? डाइन अपॉन बायोट का स्क्वायर। बायोट का स्क्वायर। और या इसको आप फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखते हो तो कितना आ जाएगा? रे 1 डाइन अपॉन बायोट का स्क्वायर। ये आप यूज कर सकते हो। अब देखो कुछ कुछ चीजें आपको सिमिलर नजर आ रही है क्या? कौन सी चीजें? देखो वहां पर जो के था, जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा कि कुलाम का नियम आता है। तो कुलाम का नियम क्या कहता है? कुलाम का नियम कहता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जो K आ रहा है उसकी जगह यहां पर पूरा क्या आ रहा है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ रहा है भाई। यानी जैसे वहां पर कुलाम नियम के आधार पर कांस्टेंट K आ रहा था, यहां पर पूरा कितना आया है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो देखो यहां पर पूरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सीजीएस पद्धति में 1 हो रहा है। यहां पर K 1 हुआ था या नहीं होता सीजीएस पद्धति में? तो कहीं ना कहीं ये दोनों कांस्टेंट एक दूसरे से सिमिलर है। ये आ गए आपके इसके मान आ गए भाई। और सेम यहां पर ही एक पॉइंट लिखोगे कि जिस तरीके से K का मान माध्यम की पद्धति और मापन पद्धति पर निर्भर करता है, वैसे का वैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान मापन की पद्धति व मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। मात्रक पद्धति, मापन की पद्धति व माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करेगा? माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी माध्यम आते ही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चेंज हो जाएगा भाई। और इसी तरीके से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मापन की पद्धति के आधार पर भी अलग अलग होगा। एमकेएस या एसआई में अलग आ रहा है, सीजीएस में अलग आ रहा है। सेम वैसे ही है जैसे के डिपेंड करता है। अब बढ़ते हैं आगे। आपके सामने डीबी बराबर क्या था भाई? डीबी बराबर बायो सावर्ट नियम से आपके पास आ चुका है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है आपके पास एक धारा अवयव आईडीएल वेक्टर के कारण चुंबकीय क्षेत्र का। यह फॉर्मूला अपने पास आ चुका है। अब देखो इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन पर बात करते हैं। विशेष स्थितियां जिसमें पहले पॉइंट पर बात कर रहे हैं हम, जब
थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यानी धारा अवयव और बिंदु P के बीच का जो एंगल था I और R वाला एंगल था वो 0 हो, तो मुझे यह बताओ अगर थीटा 0 है तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा 0। अगर यहां पे 0 रखोगे तो dB बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि बिंदु थीटा बराबर 0 का मतलब देखो क्या है, यह आपका धारा अवयव था और यहां पर एक पॉइंट था P, इनके बीच में एंगल थीटा था। अगर मैं इसको 0 करूं तो ये पॉइंट कहां आ जाएगा, इस धारावाही तार पर ही आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो यदि आप उसी धारावाही तार पर ही चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हो, या आप ये कह सकते हो धारा अवयव के अनुदिश अगर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हो, तो वो हमेशा कितना होगा 0 होगा। कितना होगा 0। तो आप यहां पर ये पॉइंट लिख सकते हो नोट पॉइंट के फॉर्म में, धारा अवयव के अनुदिश, धारा अवयव के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। यानी जहां जहां कंडीशन थीटा बराबर 0 डिग्री की आएगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमेशा कितना होने वाला है भाई 0 डिग्री होने वाला है। यह आपको नोट पॉइंट ध्यान में रखना है। अब सेकंड कंडीशन, केस सेकंड की बात करते हैं कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी धारा अवयव से जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो वो ठीक उसके क्या हो लंबवत। अगर लंबवत होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो dB कितना आ जाएगा रे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। और ये वैल्यू हमेशा कैसी होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है भाई। यानी जब धारा अवयव से कोई बिंदु जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वो यदि धारा अवयव के ठीक लंबवत होता है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर आता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र की हमेशा कैसी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, ये तो आपने धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया भाई, लेकिन अभी आपसे कहे कि पूरे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा पूरे, तो देखो पूरे धारावाही चालक तार एक्स वाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी आपने एक छोटे से अल्पांश के कारण तो बायो सावर्ट नियम से सीधा सा लिख दिया कि dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि उस धारा अवयव के कारण तो आ गया, लेकिन अगर उस पूरे तार एक्स वाई की बात करें तो उसके कारण उस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो मैं पूरे धारावाही चालक तार को DL 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 छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान सकते हैं। तो आपके पास एक तो तरीका है कि प्रत्येक अल्पांश के कारण निकालो और उन सबको जोड़ो, और दूसरा तरीका आपको पता है क्या कर दो, समाकलन। तो अल्पांश के कारण अगर dB है, अल्पांश के कारण कितना है dB, तो अगर इसका इंटीग्रेशन कर दो कहां से कहां तक, तो लेंथ जैसे x से y तक ले रहे हो तो आपके पास संपूर्ण के कारण आ जाएगा, और इंटीग्रेशन x से y तक क्या है फॉर्मूला dB का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी अल्पांश वाले का क्या कर दो भाई, समाकलन, और जो लेंथ दी हुई है आपको x से y तक, l लेंथ के है तो l ले लो 0 से l तक, जहां तक भी लेना है, इस फॉर्मूले से आप संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हो। अब आता है आपके नेक्स्ट एक मेजर पॉइंट भाई बायो सावर्ट नियम से,
बायो सावर्ट नियम, बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है भाई। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत कठिन काम है। देखो आपके पास परिमाण क्या आ गया है, डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं डीबी वेक्टर फॉर्म में, तो आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई है वो भी सदिश राशि नहीं है, डीएल है ये वेक्टर क्वांटिटी है, साइन थीटा वैसे ही कोई राशि नहीं है, और आर स्क्वायर यहां पर परिमाण के रूप में, लेकिन इसका साथ में क्या आ जाएगा, एकांक सदिश। एक तो ये तरीका हो गया भाई इसको सदिश रूप में लिखने का। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए, क्या करने के लिए भाई, कंफ्यूज करने के लिए। मान लो ऑप्शन में अगर आप है ना अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में पूछा जाए ये लिख के आ जाते हो तो भी काम है, चल जाता है। लेकिन कई बार ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें एग्जामिनर कंफ्यूज करता है इसको। और देखो कंफ्यूज कैसे करता है इसको, और किस तरीके से लिख सकते हो। देखो डीबी वेक्टर बराबर, एक आपका दिमाग यहां चल रहा होगा कि सर जहां साइन थीटा आता है उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट लिखोगे किसके बीच में, क्या आई और डीएल के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये अदिश है और ये सदिश है। तो क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे होगा डीएल और आर केप के बीच में। तो यहां पर आप इसको डीएल वेक्टर क्रॉस आर केप अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ध्यान रहे आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मत करवा देना, आई अदिश राशि है, क्रॉस प्रोडक्ट सदिश सदिश के बीच में होता है, तो यहां क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में होगा, आर केप के बीच में होगा। तो यह दूसरा तरीका है जिसके आधार पर भी आप बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप लिख सकते हो। एक तीसरा तरीका और है भाई, और आपको देखो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में क्या मिल सकता है, या देखो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर केप को क्या लिख सकता हूं, अरे आर वेक्टर अपॉन आर लिख सकता हूं, एकांक सदिश की परिभाषा से सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। यानी मैं डीबी वेक्टर बराबर क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, और यहां आ जाएगा आर वेक्टर। इस तरीके से भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो यह भी आपका सही होगा भाई, यह भी सही है, ऑप्शन में देखना है। इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूं, तो देखो तरीका क्या है, या क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में, तो डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस, अब की बार क्या लूंगा, यहां आर वेक्टर ले सकता हूं अपॉन आर क्यूब। तो ये भी इसका क्या आ जाएगा भाई, वेक्टर फॉर्म आपके सामने आ जाए। तो देखो इतने तरीकों से आप इसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो। और ऐसा हुआ क्यों, वो हुआ कि यहां पर जो आई है वो तो सदिश राशि है नहीं, तो डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है नहीं बना सकते, इसलिए आपको इतने तरीकों से इसको लिखना पड़ेगा। तो ये सदिश रूप है भाई, आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट टॉपिक अपना है बायो सावर्ट नियम एवं कूलाम नियम में तुलना। देखो जैसे हमने बायो सावर्ट का नियम पढ़ा तो उसमें जो कांस्टेंट आ रहा है वो कूलाम के कांस्टेंट से कुछ चीजें रिलेट कर रहा है, कि जैसे के का मान माध्यम की प्रकृति व मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, सेम वैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान भी माध्यम की प्रकृति एवं मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। जैसे म्यू नॉट निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है, वैसे अपने वहां आया था एप्सिलॉन नॉट, यहां पर म्यू माध्यम की, वैसे वहां पर एप्सिलॉन, यहां म्यू आर, वैसे वहां एप्सिलॉन आर। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेटिविटी है।
तो देखो बायो-सावर्ट नियम और कूलाम नियम में तुलना करते हैं तो कुछ समानताएं हैं तो कुछ असमानताएं हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम समानताओं की। देखो समानताएं क्या कह रही है। पहली समानता यह है कि धारा अवयव कौन सा, आइडियल वेक्टर, ये धारा अवयव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि आवेश अवयव विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बिल्कुल सेम वैसे जैसे आवेश है वो क्या देता है आपको, विद्युत क्षेत्र देता है, उसी तरीके से यहां पर आईडीएल चुंबक धारा अवयव आपको क्या देगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र देगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, दोनों ही नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि कूलाम नियम में आप क्या पढ़ते हो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेम ऐसे ही बायो-सावर्ट नियम में क्या है, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो देखो दोनों ही जगहों पर आर स्क्वायर, देखो व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना हो रही है नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो दोनों ही नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं। दोनों ही दीर्घ पराशीय बल है, यानी आराम से लॉन्ग रेंज तक दूरी तक लग सकते हैं। और दोनों ही नियमों में अध्यारोपण का सिद्धांत लागू हो सकता है। जैसे पिछली क्लास में भी हमने बात किया था कि मान लो बहुत सारे धारावाही चालक आसपास है, उनके कारण अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र है, बीच में कोई बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो सबका क्या कर दो, सदिश योग। ऐसे ही वहां पर विद्युत क्षेत्र में होता है, तो दोनों ही नियम में वो अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें असमानताएं क्या है, अलग अलग क्या है, भिन्नताएं क्या है। तो पहला देखो, धारा अवयव सदिश है, ये मैंने बिल्कुल पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन आपको पता है आवेश क्या होता है, अदिश है। यानी चुंबकीय क्षेत्र धारा अवयव से उत्पन्न होता है और विद्युत क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है आपके आवेश अवयव के कारण। लेकिन असमानता क्या है, होता है उत्पन्न, ये तो समानता हो गई, लेकिन असमानता ये है कि धारा अवयव सदिश राशि है लेकिन आवेश अवयव क्या है, अदिश। इसका मतलब ये हुआ कि भाई विद्युत जो कूलाम का नियम है वो अदिश रूप में लगता है, लेकिन ये किस में लगता है, सदिश रूप में। चुंबकीय क्षेत्र धारा अवयव तथा प्रेक्षण बिंदु के स्थिति सदिश के मध्य कोण पर निर्भर करता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट भाई। अभी आपने देखा था dB बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा। अगर थीटा 0 हो गया तो dB 0, 90 आ रहा था तो अलग आ रहा था। तो कोण पर निर्भर करता है, लेकिन क्या विद्युत क्षेत्र करता है क्या, नहीं। कूलाम के नियम में कहीं कोण का जिक्र है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। अगला देखो, बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय होता है। जैसे ये आपने पीछे बनाया होगा कि जैसे ये प्लस है तो इसके कारण रेडियली त्रिज्यीय रूप में प्लस के कारण क्या होता है, बाहर की ओर होता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबाई सदिश एकांक सदिश के लंबवत होता है। देखो भाई आपके सामने dB वेक्टर बराबर क्या आ गया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर। मैंने आपको एक चीज बताई है, जहां क्रॉस से कोई राशि आने लग जाए ना, इसका मतलब वो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होने वाली राशियों के क्या होता है, लंबवत ही होता है। और ये आप दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से भी निकाल सकते हो। जैसे हमने ये बायो-सावर्ट नियम स्टार्ट किया था तो आपने अप्लाई किया था कि जैसे धारा ऊपर की ओर जा रही है, जैसे देखो धारा उसमें ऊपर की ओर जा रही थी, जो दिशा है आर वेक्टर की दिशा या आर कैप है वो इस तरफ है, लेकिन पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, लंबवत अंदर की ओर है। तो देखो धारा एकांक सदिश दूरी वाला उसके क्या है, लंबवत है। तो ये आप बायो-सावर्ट नियम के आधार पर कुछ असमानताएं हैं, कूलाम नियम और बायो-सावर्ट नियम। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है भाई, निर्वात की चुंबकशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध। निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है, तो ये होती है म्यू नॉट व निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट में आपको संबंध बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। और जेई नीट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि कई जगह इसकी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के कंबाइंड फॉर्म में मात्रक और विमा अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछी गई है। तो देखो इनमें क्या रिलेशन है भाई, रिलेशन बताते हैं।
चलो पहले तो कांस्टेंट फॉर्म में बात करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी आई हुई, 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पिछले फर्स्ट चैप्टर में आपने कूलाम नियम में पढ़ा होगा, 9 × 10⁹ और इसका मात्रक आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, जिसको आप के कहते हो। ये दोनों कांस्टेंट आपके पास है, ये कूलाम नियम से आता है, ये बायो-सावर्ट नियम से आता है। इसको अगर मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में भाग दे दूं, मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भाग देने पर, क्योंकि रिलेशन निकालना है तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, इसमें दे दिया इनका भाग। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे। इसी तरीके से इनकी वैल्यू को डिवाइड करो, 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, 1/9 × 10⁻⁹, और यूनिट भी उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपने भाग दे दिया। अब देखो भाग दे रहे हो तो कुछ चीजें जो कट रही है उनको काट दो। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इधर न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब आगे देखते हैं, यहां क्या बचा भाई, यहां पे बचा आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर, इधर बच गया 10⁻, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। मैं इस वैल्यू को नीचे लेके आ रहा हूं, 1/9 इंटू, देखो 10⁻⁹ तो ये नीचे आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16, 10⁻16 हो गए। मात्रक क्या बचा, तो मात्रक बचा कूलाम स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं भाई, हमें एक परफेक्ट रिलेशन निकालना है, तो 1/9 × 10⁻16। मुझे यह बताओ एम्पियर को क्या लिखा जा सकता है, एम्पियर I बराबर Q/T होता है, धारा की परिभाषा से I बराबर क्या होता है, Q/T, यानी एम्पियर की जगह में कूलाम अपॉन सेकेंड लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो, कूलाम स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर है तो कूलाम स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब देखो बचा क्या भाई, बचा आपके म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 × 10⁻16, और मात्रक में क्या बचा है, सिर्फ नीचे बचा है मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अगले पेज पर बात करते हैं कि आपके पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आई है, 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं रे, 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है क्या, वापस करके देख लो, 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16, और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और अब देखते ही आपको मजा आ गया कि 3 × 10⁸ क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल C से जिसको डिनोट करते हो, तो जहां 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या होता है, C, जिसे क्या बोलते हो, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश के चाल। देखो क्या कैसे घूम के रिलेशन आ गया भाई। तो म्यू नॉट अप एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिख सकते हो, 1/C का स्क्वायर। क्या रिलेशन आ गया भाई आपको इनके बीच में, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/C स्क्वायर। और अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं तो देखो क्या लिख सकते हो, अगर यहां से C स्क्वायर निकालना है तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और C निकालना है तो 1/√म्यू नॉट
एप्सिलॉन नॉट। कहीं अच्छे अच्छे एग्जामों में सीधा सीधा आपसे पूछा गया है कि 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की मात्रक क्या है और विमा क्या है। अब क्या करते हो आप, जैसे ये आते हैं इनके मात्रक लिखते हो और उनका निकालते हो और जमेला बहुत लंबा चौड़ा। सीधा चुटकियों में 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा किसके बराबर होगा, सी का। और सी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे ध्यान रखना 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और दूसरा मैं बता रहा हूं विमा। तो देखो मात्रक क्या हो जाएगा, इसका किसके बराबर है, सी। सी का क्या है, मीटर पर सेकेंड। और विमा क्या हो जाएगी, L1T-1। ये सीधा सा। और आप जब आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के तौर पर बहुत ही लंबा चौड़ा सोल्व करने की कोशिश से करते हो। तो ये एक बहुत ही शानदार सा रिलेशन इनके बीच में है भाई। 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी, या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। बहुत ही अच्छा रिलेशन। अब बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन बायो सावर्ट के नियम से रिलेटेड, और फिर इस बायो सावर्ट नियम की कहानी को करते हैं हम खत्म। तो ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास में हम करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है कोई विद्युत धारा अवयव डेल एल बराबर डेल एक्स आई कैप है। ये भाई डेल एक्स आई कैप, इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में है, अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। आई कैप आ गया तो अलोंग द एक्स एक्सिस है, जिससे एक उच्च विद्युत धारा आई बराबर 10 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। भाई इसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है, और जो किसके बराबर है, 10 एम्पियर के बराबर है। मूल बिंदु पर स्थित है। ये कहां पर स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है। वाई अक्ष पर 0.5 मीटर दूरी, ये वाई अक्ष हो गया 0.5 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए यदि डेल एक्स बराबर कितना हो, 1 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन ने आपको दिशा तो खुद ने ही बता दी, कैसे किससे डिनोट किया हुआ है, डॉट से। डॉट से देखो लगा के देख लो, अगर एक्स अक्ष के अलोंग धारा प्रवाहित हो रही है तो इधर तो क्रॉस आएगा और इधर क्या आएगा, डॉट। तो हमें तो केवल परिमाण निकालना है और धारा अवयव के कारण परिमाण निकालना है। तो आपको पता है हमेशा कौन सा नियम लगाना है, बायो सावर्ट नियम। तो देखो बायो सावर्ट नियम से, बायो सावर्ट नियम से, बायो सावर्ट नियम क्या कहता है भाई, बायो सावर्ट नियम कहता है किसी धारा अवयव के कारण छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। बिल्कुल, जहां अब मैं कुछ वैल्यूज डिस्कस कर लेता हूं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है भैया, ये होता है 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। आई कितना दे रखा है, आई दे रखा है आपको 10 एम्पियर, ठीक है। फिर डीएल, डीएल की जगह डेल एक्स दे रखा है। भाई लेंथ कितनी दे रखी है, डेल एक्स, और वो कितनी दे रखी है, लास्ट में देखो 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या 0.01 मीटर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 100 का भाग दोगे तो 0.01 मीटर। फिर बचता है थीटा। मुझे ये बताओ थीटा क्या होगा, रे अरे अंधे कोई पता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, थीटा कितना रे दोनों के बीच में, 90 डिग्री। भाई धारा अवयव और बिंदु के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। चलो ठीक है। और आर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 0.5 मीटर। तो मेरे हिसाब से सारी वैल्यूज आपके सामने हैं। अब आपको रखना है वैल्यू, और तो रखते हैं डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह 10⁻⁻7। मात्रक पद्धतियां सेम कर ली है हमने। आई आई की जगह 10, डीएल की जगह कितना हो जाएगा, 0.01 इंटू साइन थीटा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, लिखने की जरूरत है नहीं है, बटा आर स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर। अब देखो सोल्व करते हैं, डीबी बराबर ये आ जाएगा तुम्हारे 10⁻⁻6, और मुझे दशमलव से नफरत है तो मैं हमेशा इसको
100 के फॉर्म में सोल्व करता हूं, फिर यह आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को समझ में आ रहा है तो 10⁻⁻6 इसके सारे पॉइंट हट गए या नहीं हट गए रे? अरे पॉइंट हटे या नहीं हटे? हट गए। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। अब नीचे 25 है, तो अगर आपको कैलकुलेशन में डिफिकल्टी लग रही है तो ऊपर और नीचे 100 इंटू 100 ले लो, बहुत इजी काम हो जाएगा। 10⁻⁻6 25 से कितनी बार? 4 बार। तो dB बराबर आपके पास आ गया 4 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो 10⁶ और 2 8। अगर किसी को ऐसे डायरेक्ट लेना नहीं आता ना 100 कैसे लोगे कैसे, तो ऐसे कर लो, ऊपर नीचे 100 से गुणा। और मात्रक बता दो भाई, मात्रक होने वाला है आपका टेस्ला, और ये आ गया है आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। बढ़िया इजी सा क्वेश्चन था, शानदार सा क्वेश्चन था। तो ये आपके पास डीबी जो है उसका आंसर आ गया। यानी आप ये कह सकते हो कि इस धारा अवयव डेल एक्स के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला होगा। तो आज हमने पढ़ा है वही बायो सावर्ट नियम। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार और समझने वाला टॉपिक है। होप आपको अच्छे से मजा आया होगा, पूरा समझ में आया होगा। कंप्लीट आपको अच्छे से नोट्स बनाना है। जो एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल है वो मैंने सोल्व करवा दिया है। तो अब कुछ मेरी तरफ से भी, अगर मैं आपको इतना दे रहा हूं तो कुछ वापस भी मांग रहा हूं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि अच्छे से हम पूरा एक कोर्स पैटर्न लेके आ सके और अच्छे तरीके से हम चीजें समझ सके और अच्छे से इसको बनाया जा सके। और आपकी लास्ट में अगर अपना सारा आपका प्यार बहुत अच्छे से मिलता रहे तो ये अपनी गारंटी है कि आप 11th 12th नीट जेई तक की जो फिजिक्स है वो फिजिक्स राइडर यूट्यूब चैनल पर या अदर जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनसे रिलेटेड जो भी फिजिक्स है वो आप फ्रीली इस चैनल पर पढ़ सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को ग्रो करवाने की कोशिश करनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।